नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मेरे साथ आज फिर उदय सिंह जी हैं। उदय सिंह जी के साथ आज मैं जो चर्चा करूँगा, वो चर्चा करूँगा वेपन के बारे में। मुझे लगता है कि उदय सिंह जी की नॉलेज जब भी मैं इनसे चर्चा करता हूँ, तो आईआर के अलावा वेपन को लेकर भी इनकी बहुत बड़ी पकड़ है और हमेशा चर्चा करते हैं जैसे इंडियन आर्मी के पास ये है, इंडियन मिलिट्री के पास ये है, इंडियन मिलिट्री के पास ये है। दोस्तों, मैं भी इस बात को मानता हूँ, आज भी इस बात को मानता हूँ कि ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर नहीं है। तो अब वेपन की लड़ाई तो नहीं होगी कि हम बात करें कि वेपन को आमने-सामने लेके हम लोग वेपन की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, छोटी-मोटी झड़पें ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। जैसे हम बात करें कारगिल जैसी झड़प देखने को मिल जाए। ये हो सकता है डोकलाम पे हम आमने-सामने खड़े हो जाएँ। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसे मान लीजिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जाकर, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई बहुत बड़ा वॉर, उस प्रकार की चीज़ें देखने की संभावनाएँ कम रहेंगी। लेकिन ये झड़पें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है। हो सकता है कि हमारा किसी शिप के साथ, उनके शिप के साथ, किसी वॉरशिप के साथ में कुछ थोड़ा बहुत टकराव हो जाए। तो इस प्रकार के टकराव की टेंशन की उम्मीद है। तो वेपन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उनके पास में एक अच्छा वेपन होता है और हमारे पास अच्छे वेपन नहीं है, चाहे अमेरिका, किसी भी कंट्री की हम बात करें, वर्ल्ड में किसी की बात करें, तो इससे क्या होता है कि हमारे पूरे कंट्री का भी जो कॉन्फिडेंस है, मनोबल है, वो डाउन होता है। उस कंट्री के मुकाबले हमारी मिलिट्री वो कमज़ोर पड़ती है। लेकिन हाँ, ये बात फैक्ट है, जैसे हम बाद में आप देख भी रहे होंगे, अमेरिका ने भी अपनी मिलिट्री को कम किया है, चीन ने भी अपनी आर्मी को क्या किया, कम किया है। प्रेज़ेंट में अगर हम बात करें, वर्तमान में बात करें, तो वर्ल्ड का नंबर 1 आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी आज इंडिया के पास में है, किसी और कंट्री के पास में नहीं है। क्योंकि सभी कंट्री अब क्या बात कर रहे हैं, क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो क्वालिटी कैसे है कि अच्छे-अच्छे मॉडर्न वेपन दिए जाएँ और उस बन सैनिक को ऐसा बनाया जाए कि एक अकेला सोल्जर कई सोल्जर के इक्वल पड़े, भारी पड़े। अब 47 लेके खड़ा है बंदा और एक न्यू जो राइफल्स आई वो लेके खड़ा है, तो मुकाबला बहुत ही टक्कर का हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। टक्कर का नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो आईआर के लिए जैसे हम देखते हैं कि आईआर में जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा कि इंडिया आज के डेट में एक स्मार्ट पावर की तरह बिहेव कर रहा है। दोस्तों, हल्का सा मैं चर्चा करूँ, फिर मैं उदय सिंह जी के पास में आऊँगा। वर्ल्ड में 3 तरह की पावर दोस्तों कही जाती है। एक तो होता है नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, नेचर अकॉर्डिंग टू नेचर। एक तो होता है हार्ड पावर नेचर, एक होता है सॉफ्ट पावर नेचर और एक होता है सॉफ्ट स्टेट नेचर। और एक नई नेचर बताई जा रही है जो नई उभर कर आई है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो काफ़ी विद्वानों ने नाम दिया है, वो दिया है स्मार्ट पावर नेचर। हार्ड पावर नेचर किसको कहा जाता है दोस्तों? हार्ड पावर नेचर उस कंट्री को कहा जाता है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वॉर से भी नहीं सकता है। वो कहता है मैं वॉर भी कर जाऊंगा, डोंट, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं वॉर भी करूंगा। लेकिन मुझको क्या चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए, मेरा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। अब वॉर के लिए क्या चाहिए, वेपन चाहिए। तो आप देखिए किन कंट्रीज का वेपन ज्यादा है जो वॉर से भी नहीं सकता। सबसे बड़ा कंट्री कौन है? अमेरिका। हर तरह का वेपन उसको मिलेगा और वो अटैक करने से भी हिचकता नहीं है। फिर आप इज़राइल को देखिए, इज़राइल को भी हार्ड पावर नेशन कहा जाता है, वो भी हमेशा टाइट रहता है, तनाव में मतलब एकदम मजबूत रहता है, लड़ने के लिए उतावला रहता है, फिलिस्तीन के साथ लड़ने के लिए हमेशा उतावला रहता है, वो कंट्री भी हार्ड पावर नेचर है। फिर दूसरा कंट्री होता है दोस्तों सॉफ्ट पावर नेचर। सॉफ्ट पावर नेचर कंट्री वो होता है जो अपना प्रभाव डालता है वर्ल्ड के ऊपर और प्रभाव के द्वारा क्या करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने का प्रयास करता है, जैसे कि चाइना। चाइना क्या करेगा, इकोनॉमिकली अपने आप को क्या करेगा, दुनिया को दिखाएगा मैं इकोनॉमी में बहुत मजबूत हूँ। वो अपने वेपन से दिखाएगा कि मैं बहुत मजबूत हूँ, स्ट्रांग हूँ। तो वो कई तरीके से क्या करेगा, दुनिया को इम्प्रेस करने का प्रयास करता है ताकि दुनिया ये समझे कि इससे जुड़ने में फायदा है, इसके इंटरेस्ट फुल करने में फायदा है। नहीं करेंगे तो गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है, ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो ये सॉफ्ट पावर का नेचर होता है दोस्तों, यानी कि अपना प्रभाव डालना। प्रभाव में बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली द वेपन, वेपन के अलावा कल्चर भी है, वह उसके अलावा आपका क्या साइंस भी है, उसके अलावा आपका डायस्पोरा भी है। ये सब सॉफ्ट पावर में आ जाता है दोस्तों। और तीसरा होता है सॉफ्ट स्टेट, जो हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ, हिचकिचाया हुआ, ना जाने क्या हो जाएगा, अगर हमने ये किया तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार की हिचकिचाहट में रहता है, जैसा पूर्व का इंडिया, पहले का इंडिया। लेकिन आज का जो इंडिया है, उसको कहा जाता है, इंडिया आज का एक स्मार्ट पावर का नेचर बन गया है। स्मार्ट पावर यानी कि जो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर,
दोनों के नेचर को अकॉर्डिंग टू टाइमली लेकर चले। जब हम लोग सब जगह स्ट्राइक करते हैं, डोकलाम में एक स्ट्रांगली स्टैंड ऑफ लेते हैं, टेररिज्म के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को बहुत मजबूती से रखते हैं, तो दिखाई देता है इंडिया जो है अब एक हार्ड पावर की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। लेकिन वही सॉफ्ट पावर नेचर, इंडिया आज अपना वर्ल्ड में इंप्रेशन डाल रहा है। इंप्रेशन देखिए, आप देखिए कितना अच्छा स्पेस साइंस के अंदर मंगल मिशन, जितने में बताया जाता है कि वो अमेरिका हॉलीवुड की मूवी बनती है उसके खर्चे में, उससे कम खर्चे में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ 100 से ज्यादा सैटेलाइट हम लोग लॉन्च एक साथ कर देते हैं। रशिया का रिकॉर्ड था करीब 40 वो सैटेलाइट, 104 रॉकेट, 104 उसमें जो आपके सैटेलाइट थे। अब देखिए रशिया के पास करीब 40 किए थे, हमने 104 सैटेलाइट के लॉन्च किए। साइंस की बात करें, अब हमारा डायस्पोरा देखिए, अभी हमारे साथ में उदय सिंह जी हैं, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा है। हमारी कल्चर देखिए, योगा, आज पूरा वर्ल्ड योगा सेलिब्रेट करता है, दैट इज आवर कल्चर। तो ये जो हम डाल रहे हैं उसमें वेपन का भी दोस्तों नंबर आता है कि हाँ भाई इंडिया जो है, कंट्री जो है, अब जैसे हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, यानी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, अभी तक भी हमारी स्थिति क्या है, कंट्रोल में है दोस्तों। वर्ल्ड में जिस प्रकार का सुनने को आ रहा है उस हिसाब से हम देखें, वैसे तो उनको लगता है कि लॉकडाउन का सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर वर्ल्ड के नंबर्स को देखें तो उन नंबर्स के मुकाबले तुम बहुत बेटर स्थिति में, बहुत ही अच्छी स्थिति में। तो ये सब चीजें दोस्तों सॉफ्ट पावर की हैं। तो उसी में आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे वेपन के ऊपर, कि इंडिया के पास वो कौन से वेपन है जो इंडिया को एक इंप्रेशन डालते हैं और इंडिया की डिफेंस को बहुत मजबूत बनाते हैं, जिसमें खुद हमारे बने हुए कितने हैं, रशिया के द्वारा हमने जो जॉइंट वेंचर से बनाए हैं। देखो दोस्तों क्या था कि स्टार्टिंग से हम देखें तो अमेरिका से जो रिलेशन बिल्डअप हमारे हुए हैं वो बिल क्लिंटन की विजिट से हुए, नहीं तो 98 से पहले पहले, बल्कि सन 2000 से पहले अमेरिका और हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि जो रिश्तों की शुरुआत आप देखें 70 में तो ये हो गया था, 71 में अमेरिका ने अपना 7 फीट तक भेज दिया था इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के फेवर में। फिर 90s में जब एलपीजी इंप्लीमेंट हुआ, पूरे दुनिया को अमेरिका को पकड़ना पड़ा, हमने पकड़ा, लेकिन वो हमने मजबूरी में पकड़ा था, कोई खुशी खुशी हमने एलपीजी को स्वीकार नहीं किया था। संबंधों में 90 में थोड़ा संबंधों शुरुआत हुई थी, लेकिन 98 में क्या हुआ, संबंध फिर खराब हो गए जब हमने एटॉमिक टेस्ट किया। तो 2000 से जब शुरुआत हुई बिल क्लिंटन से यात्रा की, जब हमारे यहाँ बिल क्लिंटन विजिट करने आया अटल जी के समय में, तब से संबंधों की शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले देखिए पूरा रशिया की और हमारा क्या था, शिफ्टिंग था। हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेशन थे, तो आइए उन सबके बारे में बात करते हैं। तो उदय सिंह जी, पहले आपका बहुत स्वागत कि आप समय निकालते रहते हैं अपने चैनल के लिए, ग्रुप के लिए, और आपका अपना ग्रुप है, आप उसको इतना अपना मानते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो उदय सिंह जी, हम लोग शुरुआत करें उन वेपन के बारे में जो इंडियन मिलिट्री को, इंडियन आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि चीन भी कुछ वेपन से जो होता है वो, हाँ भाई इंडिया के पास ये वेपन है, उसको थोड़ा सा लगता है कि भाई ये दिक्कत हो जाएगी। यस, तो उदय सिंह जी आप शुरू कीजिए, बताइए आप। यस सर, मैं शुरुआत थोड़े पीछे जाके इतिहास से करना चाहूंगा। हाँ, जैसे सोवियत संघ का विघटन होने से पहले जी, उससे पहले से हमारे रिलेशन इंडिया के बहुत अच्छे रहे सोवियत यूनियन से, जी जी, जो आज का रशिया है, ठीक है। जी जी, जी, तो अमेरिका के साथ जैसे आपने कहा कि हमारे इतने रिलेशन नहीं थे अच्छे, कुछ 90s के दशक में हमारे रिलेशन बिल्टअप होना चालू हुए। तो अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हमारी पूरी मिलिट्री पावर में, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इसमें, तो ज्यादातर आपको वेपन्स रशियन मेड दिखेंगे सर जी। और ये बहुत सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से अपने सोल्जर्स बहुत मतलब कंफर्ट फील करते हैं रशियन वेपन्स के साथ, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी, उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छे से जानते हैं अपने सोल्जर्स, क्योंकि ये बहुत सालों से चलती आ रही है। जी, ओके, तो हमारे पास ज्यादातर वेपन्स अभी भी रशियन मेड ही है। और इसमें एक क्या था, सिक्योरिटी इशू भी था। मतलब अगर अमेरिका के साथ हम लोग कुछ डील करते हैं, और अमेरिका को आपको पता था कि पहले से पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा था, तो अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका अपने हथियारों का हथियार भेजना बंद कर देगा अचानक, तो क्या हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा इंडिया। इसके लिए सबसे ज्यादा झुकाव रशिया की तरफ ही था इंडिया का हमेशा से। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया कुछ साल पहले, मतलब यही कुछ 3-4 साल पहले की बात है सर, वहां तक इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर था हथियारों का।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया था सर हथियारों का। उसके बाद सऊदी आता था। तो आज वो नंबर 1 से नीचे आ चुका है। वो अभी इंपोर्ट कम करके उसका एक्सपोर्ट जो था, पहले एक्सपोर्ट बहुत कम था, अभी एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगा जी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशो था ना, अभी उसका एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इंपोर्ट बहुत कम होता हुआ दिख रहा है इंडिया का। और वो इंडिया का, और इंडिजिनियस चीजें बनाने में बहुत ही मतलब ये महसूस कर रहा है, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है खुद को। इसमें HAL, DRDO इस जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है सर। इन्होंने बहुत अच्छा काम करके इंडिजिनियस चीजें बनाने में इंडिया की बहुत मदद की है सर जी। इनकी इसके लिए सराहना होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर देखें तो बहुत सारे हथियार है अपने पास, बहुत सारा जखीरा हथियारों का, और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से हमने वो एक्वायर किए हुए हैं, कुछ इंडिया में खुद से बनाए हुए इंडिया ने। तो इसमें से हम सबके ऊपर तो आज डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कुछ 12 हथियारों की लिस्ट निकाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका सब दुनिया में पूरा दबदबा है उन हथियारों का जी। और सब लोग उससे खौफ खाते हैं। उन हथियारों का डिस्कशन अभी हम चालू करेंगे सर। तो मेरी लिस्ट में पहला आता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जी। ठीक है, ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर कैटेगरी में उदय सिंह जी मैं बता दूं, आप कुवैत में बैठे हैं, लेकिन आज इनका लॉकडाउन चल रहा है, कई दिन से 3-4 दिन से घर पे हैं। आज इन्होंने बहुत स्टडी किया इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं अच्छे से पूरा टेक्निकल फीचर्स भी बताऊंगा, क्योंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो बहुत टेक्निकल चीजों को जानते हैं। तो इन्होंने बहुत रिसर्च की है, अभी मुझे दिखा भी रहे थे कि मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार किए हैं। तो उदय जी मैं कहूंगा आप बिल्कुल एकदम स्वतंत्रली हमें पूरा अच्छे से बताएं, पूरा टेक्निकल फीचर्स भी बताएं जी। आप एक्चुअली हाँ सर, क्या रहता है ना, देखिए जब कोई भी इंसान हमको सुन रहा है, अभी हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं हमको, तो उनके मतलब हम जब उनके तक पहुंचना चाहते हैं या उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये वो लोग स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, ये मटेरियल जो हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उनका कोई नुकसान हो, फ्यूचर में जाके कोई एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ गया कुछ हो, तो उनको स्पेसिफिक और एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन देना मेरा काम बनता है। तो इसके लिए मैंने लिख के रखा है पूरी चीजें कि मेरे से बाय मिस्टेक कोई ऊपर नीचे ना हो जाए और कुछ गलत स्पेसिफिकेशन वो लोग ना सुन के, मतलब सुन के कुछ गलत ना ये कर ले। इसके लिए मैं लिख के लाया वो सब, ताकि उनके तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे सर पिनाका की। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये आर्टिलरी कैटेगरी में आता है, थल सेना में आता है ये, ठीक है। सो ये DRDO के द्वारा बनाया हुआ है। और आप अगर मतलब इसको पहचानने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, कारगिल वॉर याद है सर आपको? कारगिल वॉर में पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का बहुत ही अच्छा सहयोग था वहां पे। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी जो ट्रूप्स थे टॉप पे बैठे हुए थे, और ये रॉकेट लॉन्चर नीचे से सरफेस से एयर में मार करने के लिए बहुत सक्षम है। तो नीचे से ऊपर में मार करने के लिए टॉप तक ये रॉकेट लॉन्चर्स का यूज उस टाइम कारगिल वॉर में किया गया था। और इसकी सर रेंज जानेंगे, उसमें तो बोफोर्स आर्टिलरी में आती है सर, बोफोर्स भी यूज हुआ था सर, लेकिन इसका भी बहुत अहम रोल था उस टाइम में पिनाका रॉकेट लॉन्चर का। ओके, मेन हथियार अपना बोफोर्स ही रहा था, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी में आता है। और आप कभी भी पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करेंगे ना, तो आर्टिलरी बहुत ज्यादा यूज होती है सर, क्योंकि उसकी रेंज और वो सरफेस टू एयर में, मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने में बहुत अच्छी सक्षम रहती है। उस टाइम बोफोर्स बहुत हाईलाइट हुई थी, लेकिन उस टाइम में पिनाका रॉकेट लॉन्चर का भी यूज किया गया था। पिनाका जब हमारे बोफोर्स काम कर रही, तो पिनाका हमने क्यों यूज किया उस समय? नहीं सर, क्या रहता है बताता हूँ। आर्टिलरी गन एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और आपको एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा एरिया कवर करके उधर बहुत ब्लास्ट करने हो और वो पूरा एरिया नस्तनाबूद करना हो, तो आर्टिलरी तो ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं ना, उसका यूज होता है। मतलब एक एरिया में आपको ऐसी तबाही लानी है कि वहां पे कोई पत्ता भी ना दिखे, तो रॉकेट लॉन्चर यूज होता है। तो अभी क्या था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी सर, वो लोग बंकर्स बना के बैठे हुए थे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी मिसाइलें नहीं थी कि जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहां पे मार कर सके। तो आपने देखा होगा उस टाइम इजराइल ने हमको मिसाइलें दी, और उस टाइम हम लोग ने वो मिसाइलें एयरक्राफ्ट के थ्रू यूज करके फिर हमने जीत हासिल की। तो इसके लिए
पिनाका रॉकेट लॉन्चर यूज किए, क्योंकि वो एरिया वो लोग पूरा ब्लास्ट करना चाहते थे कि वहां पे मतलब अंधाधुंध फायरिंग जैसे बोलते हैं ना वैसे। तो रॉकेट लॉन्चर इसी के लिए यूज होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को डैमेज दिया जाए। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है सर, मार्क 1 मार्क 2 ऐसी दो कैटेगरीज है। तो एक मार्क 1 की क्षमता है 40 किलोमीटर और मार्क 2 की क्षमता है 75 किलोमीटर। मतलब उतने दूरी तक ये रॉकेट लॉन्चर अपना इंपैक्ट, उतनी रेंज है उनकी, इंपैक्ट दे सकते हैं उतनी दूरी तक। 12 रॉकेट्स फायर होते हैं सर 45 सेकंड्स के अंदर। इसकी उतनी उसकी फायरिंग की स्पीड है सर। और ये ट्रक जो अपने मूवेबल ट्रक्स होते हैं ना, उसके ऊपर हम लोग उसको बिठा सकते हैं, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना बहुत ही आसान रहता है। तो एक इसका बहुत मतलब एडवांटेज है। यस, तो ये रहा आपका पिनाका की मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। अभी हम लोग टैंक के सेक्टर में आएंगे ना सर, तो हमारे यहाँ मेन बैटल टैंक्स दो है। उसमें फ्रंटलाइन वाले हैं T-72 भीष्म, सॉरी T-90S भीष्म, ये हमारा फ्रंटलाइन बैटल टैंक है। और दूसरा आता है अर्जुन टैंक, जो कि पूरी तरीके से इंडियन मेड है। और उसमें फॉरेन पार्ट्स। और पिनाका जो थी वो किसके मेड थी? पिनाका DRDO ने बनाया था सर उसको। वो भी इंडियन मेड था पूरा? लेकिन वो, हाँ, लेकिन उसमें इजराइल की बहुत सारी मदद ली गई है। अच्छा, इजराइल की। और दूसरा आपने बताया भीष्म जो टैंक बताया, वो भीष्म टैंक सर T-72 का एडवांस वर्जन है। रशियन मेड टैंक था ये T-72। अच्छा। उसका एडवांस वर्जन है वो, उसको हमने इंडिया में T-90S भीष्म करके नाम दिया। ओके। और मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, जब इंडिया कोई भी हथियार फॉरेन कंपनी से एक्वायर करता है जी, ठीक है, तो उसको अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाने के लिए बोलता है हमेशा। क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी रशिया में ज्यादातर पार्ट ठंडा है। तो वो जो हथियार बनाते हैं ना सर, तो ठंडी में ज्यादा कारीगर हो इस टाइप के हथियार बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो उनके होते हैं ना, -डिग्री सेल्सियस में भी अच्छे से काम करने के लिए वो लोग बनाते हैं। लेकिन वही इक्विपमेंट आप जाइए गल्फ में लेके जाइए, वहां पे गर्मी ज्यादा है, तो वही इक्विपमेंट ज्यादा गर्मी में टिक पाएगा कि नहीं पता नहीं ना। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टेम्परेचर पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। सो इंडिया हमेशा एक स्पेसिफिकेशन देता है, हायर और लोअर। मतलब लो जाएगा तो कितना, मतलब कश्मीर में भी चलना चाहिए, सियाचिन बॉर्डर पे भी चलना चाहिए। हाई चाहिए तो कितना, राजस्थान में भी हायर टेम्परेचर पे चलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसके लिए नाम बदलना पड़ता है सर। इंडिया के लिए भी नाम, मतलब हमारा टैंक हम अगर एक्वायर कर रहे हैं तो हमारे जंगी बेड़े में उसका नाम क्या होना चाहिए, वो भी एक बात आती है। और स्पेसिफिकेशंस भी बहुत सारे बदल जाते हैं। तो ये दो बातें होती है। ठीक है सर। तो अभी इसमें क्या है सर कि ये टैंक जो है फ्रंट बैटल टैंक है हमारा। उसमें सर जैमिंग सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर लगे हुए हैं। मतलब सामने वाले टैंक की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम करने की भी इसमें क्षमता है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत एडवांस चीज है सर, ये कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम कर देना। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम हो गया तो आपका पूरा कंट्रोल फेल हो जाता है। आप वो इक्विपमेंट आगे बढ़ा ही नहीं पाते। तो आप अगर देखते हैं ना सर, डॉग फाइट में, किसी भी फाइटर जेट के डॉग फाइट में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में किसी दूसरे एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा जाम कर पाए तो वो एयरक्राफ्ट फेल ही हो जाता है पूरा। तो ये जैमिंग सिस्टम नया एक टेक्नोलॉजी आया है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक जैम कर देना, उसका पूरा मतलब हैक नहीं, बट कुछ काम का ना छोड़ना उसको, कुछ काम ही ना करने देना, पूरा जाम कर देना। सो ये एक चीज है सर। इसका वेट सर 46 टन का है जी। और इस पे 12.5 mm की कैनन लगी हुई है। और एक दूसरी हेवी मशीन गन लगी हुई है, उसमें 12.7 mm की गोलियां यूज होती है सर। सो ये एक बहुत ही बढ़िया टैंक है। अभी इंडिया के पास अपना खुद का टैंक नहीं था, इसके लिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत अर्जुन नाम का एक टैंक प्रोडक्शन किया। अर्जुन, हाँ, तो अपना टैंक है वो। लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी फॉरेन की इक्विपमेंट्स लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन का बहुत ही यूज हुआ है, क्योंकि अभी भी हम लोग इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उसमें क्या इशू था सर, वो अब तक इंडियन आर्मी ने अपने यहाँ पे एक्वायर क्यों नहीं किया था, उसका वेट बहुत प्रॉब्लम था सर। उसका वेट बहुत ही ज्यादा था।
क्योंकि क्या होता है सर, सियाचिन बॉर्डर या कहीं पे भी आप बर्फीले इलाकों में अगर कोई टैंक तैनात करते हो ना, तो एक बर्फ हटाने के लिए बहुत ही बड़ा आपको एक सामने ऐसा कर्व टाइप में एक ये रखना पड़ता है, मेटल का हिस्सा रखना पड़ता है ताकि वो बर्फ हटाया करे, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। तो ऐसे और उसकी बॉडी टैंक की, उसके कैनन का वेट, ये सब देख के सर हम लोग को ये हो रहा था कि अर्जुन का वेट बहुत ज्यादा है। तो अभी फिलहाल के सिचुएशन में अर्जुन टैंक का जो नेक्स्ट वेरिएंट आ रहा है उसमें उन्होंने बहुत सारा वजन कम किया उसका। ओके। और अभी इंडियन आर्मी ने उसके बहुत सारे नंबर्स में उसकी ऑर्डर भी दी है। ओके। अगले वर्जन की। तो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक इंडियन मेड टैंक अब हम लोग यूज करेंगे अपने फ्रंट पे, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए सर। अभी ये तो हुआ आर्मी का। अभी थोड़ा नेवी की तरफ बढ़े हम, तो हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 3 नंबर का अभी वेपन मैं बता रहा हूं आपको। ओके। ये सबसे बड़ा वेपन है नेवी का अपने से। ओके। जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ओके। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है सर। सो ये इसको किंग ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। ओके। क्योंकि इंडियन नेवी का दबदबा जो है ना सर, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की वजह से है। और ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर का। ओके। तो इसके लिए इसको किंग ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है सर। तो इसका 2013 में कमीशन हुआ था सर। ओके। तब से आज तक ये अपने इंडियन नेवी में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और ये मॉडिफाइड क्यू क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है सर। ओके। ओके, मतलब उसका वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। अभी इसकी फुल लोड डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं ना सर हम, मतलब उस पे एयरक्राफ्ट अगर हम लोग प्लेस कर दे तो उसका, तब उसकी लोडेड कैपेसिटी और उसका वजन कितना होता है सर? वो होता है 45,400 टन का। इतना बड़ा हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर है सर ये। जी जी। अमेरिका के पास 1 लाख टन के भी एयरक्राफ्ट है। तो उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जी। चाइना भी इससे बहुत खौफ खाता है जी। तो इसकी लेंथ 930 फीट की है सर। और टोटल 22 डेक्स है, मतलब हम एट ए टाइम 22 एयरक्राफ्ट हमारे फाइटर जेट्स वहां पे प्लेस कर सकते हैं डेक पे। हाँ, हाउ मच? 22 मतलब हाँ, एक टुकड़ी में एयरक्राफ्ट की एक टुकड़ी में 16 से 18 एयरक्राफ्ट रहते हैं। मतलब हम लोग लगभग 1 से 2 टुकड़ियां प्लेस कर सकते हैं एयरक्राफ्ट की डायरेक्ट इस पे एयरक्राफ्ट कैरियर पे। ओके। तो आप सोचिए सर, मतलब एक पूरा एयर बेस ही तैर रहा है पानी के ऊपर, ऐसा लगेगा आपको। तो इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का बहुत महत्व बढ़ जाता है सर जी। तो ये एक चीज है सर। और इसकी रेंज सर 7,000 नॉटिकल माइल्स की है, मतलब 7,000 नॉटिकल माइल्स से समंदर की सीमा रेखा मतलब गिनने का एक यूनिट है। जैसे हम किलोमीटर्स बोलते हैं तो समंदर के अंदर ही आता है नॉटिकल माइल्स। तो 7,000 नॉटिकल माइल्स ये तैर के जा सकता है एक छोर से दूसरी छोर पे। तो इतनी बड़ी इसकी मतलब रेंज है सर एक बार फ्यूलिंग करने के बाद। तो ये इसके लिए इसका बहुत ही बड़ा महत्व हो जाता है सर। और एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ही एक हेलीकॉप्टर कैरियर भी रहता है सर जी, जिसपे हेलीकॉप्टर्स प्लेस किए जाते हैं जी जी। लेकिन अभी फिलहाल में उसका महत्व इतना नहीं है जितना एयरक्राफ्ट कैरियर्स का है। तो इसके लिए मैंने विक्रमादित्य को ही, INS विक्रमादित्य को ही लिया जी जी अपने लिस्ट में। ओके, सो अभी नेक्स्ट वेपन मैं बोलना चाहूंगा सर, नाग मिसाइल। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है सर। मतलब आप, हाँ, एंटी टैंक मिसाइल है सर। अभी ये क्या थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है सर। ओके, जो DRDO ने बनाई हुई है। ओके, सो इसका पूरा इंडिजिनियस है ये सर, पूरी तरीके से इंडिजिनियस है ये मिसाइल। तो ये एंटी टैंक मतलब क्या सर? अभी सोचिए कि आपका युद्ध हो रहा है किसी दुश्मन के साथ और उसके बहुत सारे टैंक के जंगी बेड़े सामने आ गए, टैंक की टुकड़ी आपके सामने आ गई। तो ये नाग मिसाइल के थ्रू आप उसके टैंक पे फायर करके वो पूरा टैंक नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? उस पे GPS चिप लगी होती है सर। एक बार आपने अपना टारगेट लॉक कर दिया और फायर कर दिया तो फायर करके भूल जाइए, वो बराबर अपने टारगेट पे जाके लगेगा क्योंकि उसमें वो GPS ट्रैकर लगा हुआ है। बराबर टारगेट की, अगर टारगेट मूव भी होता है इधर उधर तो उसको ट्रैक करके बराबर हिट कर देगा।
जी जी जी। तो ये बहुत ही अच्छी और एडवांस टेक्नोलॉजी नाग मिसाइल में है सर। ओके, अभी ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम में ना हमारे पास जी बहुत सारी मिसाइल्स है, तकरीबन जी 5 मिसाइल्स है। तो जी उसमें से ये एक है जो एडवांस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स है। मतलब गाइडेड मिसाइल्स मतलब क्या कि आप उसको एक बार उसका एम लॉक कर दीजिए, वो जी अपने आप खुद को ट्रैक करता जाएगा जी और वो टारगेट हिट कर देगा। तो इस टाइप के हमारे पास 5 मिसाइल है, उसमें से ये एक है। जी ओके सर। जी अभी इसमें क्या है, 8 केजी तक ये एक्सप्लोजिव अपने साथ लेके जा सकता है, 8 जी केजी तक। मतलब जो एक टैंक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। जी ओके, तो अभी इसमें क्या है सर, ये ये सर फायर कर सकते हो आप एयर से भी, मतलब एयरक्राफ्ट से लैंड पे भी फायर कर सकते हैं, और जी लैंड से हवा में भी, या लैंड से लैंड में भी फायर कर सकते हैं। ओके तो इसमें इसके 2 टाइप आ जाते हैं सर। जी ओके, इसमें लैंड से लैंड पे मार करने वाली का मिसाइल का नाम है नमिका। ओके ओके, और जो एयर से लैंड पे मार करती है उसका नाम है हेलिना। ओके ओके, ये 2 जी वर्जन है इसके सर, नाग जी मिसाइल के। तो अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी मतलब सब्जेक्ट आया ये तो मैं बता देता हूं। जी दुनिया में 3 जी टाइप की चीजें होती है सर। जी कोई भी वेपन मार करता है ना, जी तो लैंड टू लैंड, लैंड टू एयर, जी एयर टू लैंड, जी मतलब वाटर टू एयर जी और वाटर टू लैंड, ऐसे जी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। मतलब एक ट्रायड है, जी आप कहां कहां से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, उसके जी ऊपर उसका महत्व उतना बढ़ता जाता है उस ओके मिसाइल मिसाइल ओके सॉरी। सो अभी आपने देखा कि एयर से भी मार कर सकते हैं, मतलब एयर से हम लोग किसी भी फाइटर जेट से ये मिसाइल लगा के किसी भी जी नीचे के टैंक को उड़ा सकते हैं। जी 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 आपने जो देखा होगा सर, बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा, वो जो एयरक्राफ्ट सुबह सुबह आते हैं और जो पूरे टैंक्स को तबाह कर देते हैं। हाँ हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेम मिसाइल्स है, लेकिन दीज मिसाइल्स आर लाइक दोज मिसाइल्स व्हिच शोन इन द बॉर्डर मूवी। ओके हाँ, मतलब हवा से मार करके टैंक उड़ा देती है, और ओके जमीन से भी ह्यूमन के थ्रू भी आप, मतलब एक रॉकेट लॉन्चर रहता है, तो जी उसके थ्रू भी आप ये मिसाइल दाग सकते हैं। ओके हाँ, तो ये लैंड टू लैंड हुआ। ओके, तो इसकी ये विशेषता है सर। अभी आते हैं एयरक्राफ्ट पे, तो फाल्कन एवैक्स नाम का अपना 5वां वेपन है सर, जी फाल्कन एवैक्स। तो ये एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट है, अर्ली वार्निंग जी कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट है। अभी ये किसके लिए यूज होता है सर, आप अगर ये एयरक्राफ्ट की पिक्चर देखें ना ठीक से, तो इसके नीचे एक बहुत बड़ा रडार लगा हुआ है। तो ये जब भी, मतलब नॉर्मल कहीं पे भी उड़ रहा होता है, तो इसके नीचे रडार के अंदर जितना एरिया आता है ना, जी तो वहां से किसी भी मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी पनडुब्बी, या फिर किसी भी जहाज, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर इसको मिलता है, तो ये जी अपने को प्री वार्न कर देता है उस चीज के बारे में। जी ठीक है, तो इसका यूज उसके लिए ज्यादा होता है, ये मतलब रियल टाइम सर्विलेंस एंड कंट्रोल सर्विसेज, जी कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सर्विसेज, तो इसके लिए इसका यूज ज्यादा होता है सर। इसका अभी देखिए सर, इसमें एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम बिठाई गई है। मतलब ये रडार जो है बहुत ही स्ट्रांग रेंज का रडार है, जी इसके लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और हमारी एयरफोर्स में ये एवॉक सिस्टम्स बहुत सारी यूज होती है। जी ओके, तो अभी इसमें मैंने जब कहा आपको रडार सिस्टम, तो एसा रडार यूज होता है सर। ठीक ओके है, एक एडवांस रडार है जिसमें कि आपको बहुत लॉन्ग रेंज का व्यू मिल जाता है। ओके लॉन्ग रेंज में कौन कौन से इक्विपमेंट्स, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक घटनाएं घट रही है, उसका आपको एक अंदाजा लग जाता है उसमें। जी एसा रडार अभी नया टेक्नोलॉजी आया है। ओके ओके, सो अभी ये इजराइल से हमने 2004 में इसको लिया था सर। ओके, 1.1 बिलियन डॉलर्स की 3 फाल्कन एवॉक्स की एयरक्राफ्ट की डील हुई थी सर। इजराइल से लिया था 2000 कब? इजराइल से लिया था 2004 में सर। ओके 3 फाल्कन एवॉक एयरक्राफ्ट लिए थे हमने, और 1.1 बिलियन डॉलर की ये डील थी। ओके हाँ,
तो इस तरीके से हमारे पास वो फाल्कन एयरक्राफ्ट आए और आज भी इंडियन एयरफोर्स में वो सेवाएं दे रहे हैं। ओके। तो ये तो अपना एवॉक रहा। अब छठा मैं वेपन बोलने जा रहा हूं, उसका नाम है पीएडी एंड एडी, पैड एंड एड, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी जी। ओके, अभी पैड एंड ऐड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये पैड और ऐड, पैड मतलब हाई एल्टीट्यूड पे यूज होने वाली मिसाइल, ओके, और ऐड मतलब लोअर एल्टीट्यूड पे यूज होने वाली मिसाइल। जी, ये दोनों भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स है। जी, ओके, और जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी या फिर अपना अग्नि, ये मिसाइल जो आती है ना, न्यूक्लियर मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 तक है, कोई बोलता है 8000 भी है। इंडिया ने छुपाया हुआ है, उसकी रेंज ज्यादा नहीं बोली है, ऐसे बोलते हैं ना सर। तो ये सब उस कैटेगरी में आते हैं, ये मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो इसकी मैक्सिमम रेंज 5000 है। ओके, 5000 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। तो अभी ये यूज किसके लिए होती है सर? कोई बाहरी मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट, जी, कोई सर्विलांस एयरक्राफ्ट, कोई ड्रोन, कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई क्रूज मिसाइल अगर आती है, हम पे हमला करती है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर कोई एक टारगेट डिस्ट्रॉय करना है फुल्ली, तो इससे हम कर सकते हैं। अभी आप जैसे कि जानते हैं सर, अपनी जो अग्नि मिसाइल है वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की कैपेबिलिटी रखती है। ओके, हाँ, सो ये अग्नि मिसाइल, आप न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर वॉर करना है आपको और किसी के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल दागनी है, तो 5000 किलोमीटर की रेंज पे आप आराम से न्यूक्लियर मिसाइल डाल सकते हैं। ओके, तो ये इसका यूज है। ओके, ओके, सो अभी मैं 7वां वेपन लूंगा सर, आईएनएस चक्रा। ओके, आईएनएस चक्रा एक पनडुब्बी है सर, न्यूक्लियर पनडुब्बी है। ओके, ओके, अभी ये रशियन मेड पनडुब्बी है, जिसको हमने 10 साल के लिए लीज पे लिया है रशिया से। ओके, ओके, तो अभी ये क्या है, एक कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि अंडर वाटर 24 आवर्स से भी ज्यादा टाइम तक रह सकती है। ओके, तो अपनी कन्वेंशनल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन, इसमें फर्क क्या है फिर? ठीक है, तो ज्यादातर लोगों की समझ क्या है, कन्वेंशनल सबमरीन मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल दाग नहीं सकती है, और जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती है। ये डिफरेंस है। ऐसा ज्यादातर लोगों को नाम के ऊपर से ऐसे वो अपने दिमाग में ये बना लेते, पिक्चर बना लेते, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों भी पनडुब्बियां न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती है, अगर उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए तो दाग सकती है। ओके, द मेन डिफरेंस इज कि कन्वेंशनल सबमरीन जो है ये डीजल जनरेटर ड्रिवन होती है। तो उसको हर 24 घंटे में सतह पे आना पड़ता है पानी के, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। ओके, और उसके बराबर विपरीत न्यूक्लियर सबमरीन सालों तक अंडर वाटर रह सकती है। इसकी वजह से उसका स्टेल्थीनेस बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ऊपर आना ही नहीं है। हाँ, तो उसको सर न्यूक्लियर सबमरीन्स को कभी कभी शार्क भी कहा जाता है क्योंकि वो इतनी स्टेल्थी रहती है, मतलब शार्क जैसी एकदम अंडर वाटर रहेंगी और टाइम आने पे बराबर हमला करेगी। तो आईएनएस चक्रा हमारे पास एक ही ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन है जो हमने 10 इयर्स के लिए लीज पे ली है। तो अभी आपको समझ में आया सर, कन्वेंशनल जो सबमरीन्स होती है उसमें और न्यूक्लियर सबमरीन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अब इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में बता देता हूँ। आप अगर सतह पे आ गए तो आपका स्टेल्थीनेस गया, क्योंकि आप दिख जाएंगे आसानी से। तो कन्वेंशनल का ये एक डिसएडवांटेज हुआ। उसमें इसका एडवांटेज है कि ये मतलब 24 घंटे के ऊपर, मतलब 6 महीने 8 महीने जितना आप चाहे रख सकते उतना पानी के नीचे रह सकती है न्यूक्लियर सबमरीन। दूसरा, ये डीजल जनरेटर से अपनी बैटरी चार्ज करती है, तो इसका आवाज बहुत होता है। तो मेन चीज क्या है, स्टेल्थीनेस यहाँ पे भी कम हो जाता है सर, क्योंकि साउंड वेव सुन के, उसकी फ्रीक्वेंसी सुन के कोई भी जहाज आपको आपकी पोजीशन का पता लगा सकता है जी। और इसके लिए इस सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, न्यूक्लियर सबमरीन को, क्योंकि ये इतनी स्टेल्थी रहती है कि किसी को पता भी नहीं लगता आपके जहाज से बाजू से निकल जाए। हाँ, तो ये मेन इसका डिफरेंस है सर। अभी फिलहाल की कंडीशन में जो डीजल जनरेटर से ड्रिवन होने वाली कन्वेंशनल सबमरीन है ना, उसमें एक नया सिस्टम आया है AIP करके। तो उसमें क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन।
तो उसमें अभी क्या हो गया सर, आपको जो ऑक्सीजन जनरेट करने की जरूरत होती है क्रू के लिए अंदर, तो वो आप सोचिए कि अभी अंदर ही जनरेट हो रहा है जी। उसके लिए आपको सतह पे आने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी। ओके। तो एक एडवांटेजेस चीज अभी नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन्स में भी हो गई है। तो अभी ये एक अच्छी चीज जो हुई है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी इसमें जो न्यूक्लियर सबमरीन है अपनी उसकी मारक क्षमता क्या है, या फिर इसमें उससे कैसे की जाती है, किसी चीज को अगर आपको हिट करना है तो कैसे हिट किया जाता है। तो अंडर वाटर जो मिसाइल्स रहती है ना, इट वर्क्स लाइक मिसाइल, उसको टॉर्पिडोज बोलते हैं सर। ओके। हाँ, तो इसमें क्या है, अभी आईएनएस चक्र में क्या है सर, 433 mm की 4 टॉर्पिडो ट्यूब्स है। ओके। ओके, और 650 mm की और 4 टॉर्पिडो ट्यूब्स है। ओके। ओके, तो टोटल 8 टॉर्पिडो ट्यूब्स है इसमें, अलग अलग इसकी रेंज की। तो अभी क्या है, इस आईएनएस चक्र से हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल भी दाग सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इसका। ओके। तो हाँ, तो ये सब चीजें हैं आईएनएस चक्र के बारे में जो मैंने आपको अभी बताई है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते 8वें वेपन पे आते हैं सर जी। 8वां वेपन है हमारा एयरक्राफ्ट है एक सुखोई Su-30 MKI जी। तो ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट है सर। ओके, एचएएल और सुखोई के ये ऐसी 2 कंपनियां जिन्होंने ये मिलके बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है। ओके। दोनों का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके सर, जी। अभी ये क्या है, डबल इंजन है, ऑल वेदर लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है। मतलब एक रहता है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, एक रहता है डबल इंजन एयरक्राफ्ट। अभी आप बोलेंगे कि दोनों में क्या फर्क है, तो जैसे कि बोला कि इंजन एक में 2 है और एक में 1 है, वो मेन फर्क है। लेकिन डबल इंजन वाला एयरक्राफ्ट हमेशा सेफर समझा जाता है। क्योंकि डॉग फाइट के टाइम में अगर सपोज आपका एक इंजन फेल भी हो गया ना, तो दूसरे इंजन की मदद से आप अपना एयरक्राफ्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट डबल इंजन की बहुत आ जाती है कि आपको 2 इंजन का मेंटेनेंस आता है। सो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर आप किसी से परचेस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट सिंगल इंजन से बहुत ज्यादा होगी और प्लस मेंटेनेंस ज्यादा होगा। लेकिन वॉर टाइम में सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट यही है, डबल इंजन वाला। ओके सर, अभी इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो मैक 2 की स्पीड है सर इसकी। ओके। मैक मतलब ए साउंड की गति से दुगुना, जी, आवाज की गति से दुगुना जी, ये मैक यूनिट है उसका। तो 2 मैक की उसकी स्पीड है सर। और रेंज उसकी लगभग 3000 किलोमीटर की है। 3000 किलोमीटर? हाँ, 3000 किलोमीटर की ओके, इसकी रेंज है सर। ओके, अभी इसी में अभी जब एयरक्राफ्ट की बात निकली है तो मैं एक और एयरक्राफ्ट की बात करना चाहता हूँ, बोनस। तो ये एयरक्राफ्ट है अपना तेजस। ओके। और जब तेजस एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन मेड एयरक्राफ्ट है। ओके। हालांकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भारी यूज किए गए हैं। जी, जी। और मेन जो इसकी चीज है इंजन, वो इंजन हम लोग ने बाहर से लाया हुआ है। जी। तो इसका मेन तो डिसएडवांटेज यही है सर कि इसका इंजन बाहरी है। जी, जी। बट इंडिया ने एटलीस्ट एक प्रयास किया है बहुत बड़ा कि इसको मतलब बनाने का जो प्रयास थे पिछले 30 सालों से हम लोग कर रहे थे, अभी जाके सफल हुए हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में भी आपको कहा था सर कि भारत ने बहुत पहले एक एयरक्राफ्ट बनाया हुआ था जिसका नाम था मारुत। आप गूगल करके देख सकते हैं। तो मारुत नाम का जब एयरक्राफ्ट हमने स्टार्टिंग में बना लिया था, तो हमारी कंट्री को बहुत आसान था ये चीज कि बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी हम लोग एडवांस एयरक्राफ्ट बना सकते थे। जी, जी, जी। लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया सर, हम लोग सोवियत यूनियन से या फिर रशिया से बहुत ज्यादा डिफेंस की मतलब डिफेंस का इक्विपमेंट्स खरीदते थे। जी, जी। तो इसमें क्या था, बड़े बड़े ब्रोकर्स को बहुत फायदा होता था इसमें। ओके। कुछ पैसा मिलता था इसमें। तो इस चक्करों में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो मारुत का था उसको साइडवेज करके जैगवार फाइटर जेट्स की वहां से ये कर ली, ऑर्डर दे दी। ओके। और वहां से लेके आज का दिन है सर, इतना पिछड़ा अपना वो प्रोजेक्ट कि उसके बाद इंडिया ने कभी एयरक्राफ्ट बनाने का सोचा ही नहीं। ओके।
और मेन सबसे ज्यादा पैसा अपना खर्चा हुआ इंजन पे। अब तक हम लोग इंजन नहीं बना पाए। तो इसके लिए ये पिछड़ता गया प्रोजेक्ट, और अब जाके मोदी गवर्नमेंट के टाइम में इसको ज्यादा बूस्ट मिला और एक एयरक्राफ्ट बन गया हमारे से। अभी वो बना है, लेकिन हमने इंजन अभी भी दूसरे कंट्री का यूज करना, अभी भी इसमें दूसरी कंट्री का यूज कर रहे हैं हम लोग। जी। अपनी कंट्री का इंजन नहीं है सर इसमें। ओके। तो अभी ये क्या है सर, इसमें भी जनरेशन है, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, और एक आता है 4.5 जनरेशन, दोनों के बीच का। जी। 5th जनरेशन, फुल्ली 5th जनरेशन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट अभी बस अमेरिका के पास ही है। चाइना दावा करता है कि उसका एक एयरक्राफ्ट उसने बना लिया है जो स्टेल्थी है, 5th जनरेशन है, लेकिन वो फुल्ली 5th जनरेशन नहीं है, उसे आप 4.5 ही कहिएगा। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब क्या, पांचवी जनरेशन का एयरक्राफ्ट मतलब क्या, किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आना चाहिए। हाँ, उसमें स्टेल्थीनेस एक बहुत बड़ा स्पेसिफिकेशन है। जो चाइना दावा करता है कि उसने पूरा कर दिया, लेकिन उसने नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है दुनिया से। तो अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जिसने 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली बनाया हुआ है। और जो FTFA करके प्रोजेक्ट था, जो 5वां जनरेशन का एयरक्राफ्ट अभी रशिया बना रहा था, जिसमें इंडिया को बोल रहा है कि आप पैसा लगाओ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि इंडिया को पैसा तो लगाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिलने वाला था। मतलब सुखोई के टाइम पे जो गलती हमने की कि एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन वगैरह हम लोग ने ले ली, बट उसकी टेक्नोलॉजी नहीं ले पाए। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया लगाएगा इस प्रोजेक्ट में भी, और टेक्नोलॉजी इसको नहीं मिलेगी, तो फायदा क्या हुआ? सही बात। तो वही गलती हम दोहरा रहे हैं फिर से। तो इसके लिए इससे हाथ खींच लिया इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी इसमें पैसा नहीं डाल रहा है इंडियन गवर्नमेंट, जबकि रशिया बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है कि आप पैसा डालो, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट का पूरा खर्चा उठा ले। तो इंडिया के पीछे चला, लेकिन इंडिया का एक ही है, अगर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देते हो तो ही, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। तो ये एक बात है। और ये एयरक्राफ्ट जो तेजस है 4.5 जनरेशन का है, मतलब बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट आप बोल सकते इसको। ओके। और इसकी पहली खेप जो है 16 एयरक्राफ्ट की ऑलरेडी हमको मिल चुकी है इंडियन एयरफोर्स में, वो काम कर रहे हैं अभी। जिस यूनिट का नाम है उसकी 16 का एक यूनिट जो होता है उसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स। फ्लाइंग डैगर्स नाम है उनका। तो वो यूनिट 16 एयरक्राफ्ट की तेजस की हमारे पास ऑलरेडी मतलब वर्क कर रही है, इंडियन एयरफोर्स में सेवाएं दे रही है। ओके सर। अभी इसमें क्या है सर कि इसमें भी एसा रडार लगा हुआ है, उत्तम नाम का हमारा एसा रडार, एडवांस रडार लगा हुआ है। ये इंडियन मेड है उत्तम रडार। ओके। तो हमको इसमें बहुत ही अच्छा फायदा हो गया। अभी एसा का फुल फॉर्म क्या है सर? एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार। ये एडवांस वर्जन का रडार है सर। ओके। और अब इसमें भी तेजस में भी 2 वर्जन है, MK1 और MK2। अभी हम लोग MK2 को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ये एडवांस है MK1 से। हालांकि 30% ऑफ द स्पेयर पार्ट सेम ही यूज हो रहे हैं MK2 में, लेकिन रडार के मामले में, स्टेल्थीनेस के मामले में, और कुछ वेपन्स, मेन क्या होता है सर, इसका वजन थोड़ा ज्यादा है MK2 का, क्योंकि वेपन्स भी ज्यादा लग रहे हैं इसमें। हम लोग ये सोच रहे कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल इसमें लग जाए ना, तो बात ही कुछ और है। तो अभी ट्रायल्स भी हो चुके हैं ब्रह्मोस मिसाइल इसमें फिट करने के लिए। अभी जो सुखोई जो मैंने आपको कहा ना, तो वो पहले ब्रह्मोस को सपोर्ट नहीं करता था। हम लोगों ने उस पे सब में काम करके उसमें ब्रह्मोस फिट करवाई। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके चेंज ओवर करके हम लोग ने उसको ब्रह्मोस को गाइड करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बिठा दिया, और ब्रह्मोस अभी उसमें हम लगा सकते हैं सुखोईज में। ओके। तो अभी हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट हो गए कि जिसमें ब्रह्मोस लगा होगा, तो सोचिए दुश्मन का क्या हाल होगा। सही बात है। तो ये है। हाँ, अभी आप सोचेंगे कि अभी इंजन की बात जैसे मैंने की, मैं तेजस की बात बहुत कर रहा हूँ सर, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये इंडिया का भविष्य तय करेगा सर। एवियोनिक्स की दुनिया में इंडिया का भविष्य तय करेगा, क्योंकि तेजस जब कोई हवाई कॉम्पिटिशंस होते हैं ना अलग अलग दुनिया में, दुबई में या फिर किसी भी कंट्री में, मलेशिया में, सिंगापुर में, तो वहां पे वो पार्टिसिपेट करता है, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज का इंटरेस्ट है। बहुत सारी कंट्रीज ने तेजस के लिए पूछा है। बट प्रॉब्लम क्या है सर, हम किसी दूसरे देश के इंजन को लेके हमारी कंट्री का एयरक्राफ्ट बना के तीसरे देश को बेचेंगे, ये कुछ जम नहीं रहा। समझ रहे हैं ना? मतलब वो कंट्री इनडायरेक्टली 2 देशों पे डिपेंडेंट हो गई। समझ गए सर? तो इसके लिए है ना, हाँ, अभी जो रैप्टर करके एक एयरक्राफ्ट है,
ओके, इसकी ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है सर, रैप्टर करके। F-35, रैप्टर, राफेल और जो अलग अलग कंट्री के जो एयरक्राफ्ट, MMRCA-2 जो हमारा बिडिंग था, MMRCA-2 कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें 114 एयरक्राफ्ट की हम लोग एक्वायर करने वाले थे, जिसमें ये एयरक्राफ्ट भी आए थे, उसमें रैप्टर बहुत अच्छा था। F-22 रैप्टर नाम है उसका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें बहुत सारी कंट्रियां इन्वॉल्व है जी। तो वॉर सिचुएशन में क्या हो जाता है, कोई कंट्री उस एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट बना रही है और वो कंट्री आपके अपोजिट में खड़ी हो जाए, तो आपके एयरक्राफ्ट तो फालतू हो गए, फिर तो क्या यूज है उसका। जैसे हम घर देखने के टाइम, जगह देखने के टाइम सिंगल ओनर बोलते हैं ना वो अच्छा रहता है क्योंकि बाकी लोगों का लफड़ा नहीं चाहिए उसमें। तो सेम ऐसे ही है ये भी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एक ही कंपनी, एक ही देश की कंपनी कोई प्रोडक्शन करनी चाहिए, तभी उसमें इंटरेस्ट ज्यादा बनता है जी। तो जब तक हम अपना खुद का इंजन नहीं बना लेते ना, ये हम एक्सपोर्ट करने की सोचने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा इस पे। तो अभी जो इंजन हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं सर, जी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज कर रहे हैं, अमेरिकन कंपनी है सर ये। F414G INS-6 नाम का 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं अभी। ओके, और हम इंडिया अभी क्या कर रहा है मैं बताता हूँ इंजन के क्षेत्र में। कावेरी नाम का एक इंजन का प्रोजेक्ट हमारा अभी चल रहा है, जिसमें फ्रांस ने बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। तो वो बोल रहे कि हम ये इंजन जनरेट करने, मतलब इंजन को अच्छा बनाने के लिए या आपके एयरक्राफ्ट में फिट करने लायक बनाने के लिए हम लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन वो कुछ पैसे मांग रहे हैं इसके लिए। तो ये अभी मतलब फिलहाल 50-50% चांसेस है कि फ्रांस हमको आके मदद करेगा। तो हमारे साइंटिस्ट भी इसमें काम कर नहीं रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स भी लगे हुए इसमें। इसमें मेन प्रॉब्लम आ रहा है थ्रस्ट का, आफ्टर बर्न थ्रस्ट का। एक होता है सर बिफोर बर्न और एक होता है आफ्टर बर्न। तो 90 किलो न्यूटन तक तो हम थ्रस्ट बना पा रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्न इफेक्ट में। मतलब जब आप इंजन फुल स्पीड में चलाते हैं ना, फुल उसकी कैपेबिलिटी पे चलाते हैं, तो 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होना चाहिए। ओके, सो वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे, 90 किलो न्यूटन तक ही हम रुके हुए हैं। तो वो कैसे करना है, ये टेक्नोलॉजी जनरेट अगर हम लोग कर ली तो कावेरी जैसा सक्सेसफुल इंजन नहीं होगा। फिर हम लोग 2020 या 25 तक, सॉरी 2022 या 25 तक ये थिंक कर सकते हैं कि हम अपने इंजन यूज कर सकते हैं तेजस में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा हमारे। तो आप एक ही बात याद रखिए सर, इसमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब इंजन की होती है। एयरक्राफ्ट तो बाकी बना ही लिया है हमने, और धीरे धीरे जो पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम खुद भी बना लेंगे, लेकिन मेन है इंजन। अगर वो बना लिया ना, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एमका जी, मल्टी रोल हमारा एयरक्राफ्ट जो है, मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमारा जो बना रहे हैं हम लोग, तेजस लाइट वेट है जी, ये मीडियम वेट है। तो जो एमका है, ये प्रोजेक्ट के लिए हमको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा इसका, क्योंकि एमका में डायरेक्ट हम हमारा कावेरी इंजन लगा सकते थे। सो ये बहुत बड़ी बात है। एमका एक बन रहा है सर, आप याद रखिएगा इस एयरक्राफ्ट को भी। फ्यूचर में अभी फ्यूचर मॉडल आया है उसका, लेकिन अभी हम लोग ने उसका कोई ट्रायल वर्जन नहीं बनाया, मतलब कोई वर्जन ट्रायल का बना नहीं पाए हम लोग। ओके, तो ये चीज है। तो अभी क्या है सर कि इसका जो स्पीड बोले आप, तो 2255 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है सर। ओके, इतनी स्पीड से ये फुल स्पीड में भाग सकता है एयरक्राफ्ट। तो इसमें और एक फैसिलिटी हम लोग ने दी है सर, ऑन एयर रिफ्यूलिंग। मतलब कई एयरक्राफ्ट को क्या होता है कि उसका फ्यूल खत्म हो जा रहा है, ऐसा समझ में आ जाए तो वापस बेस पे आना पड़ता है। तो जब फाइटिंग सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, इसको उल्टा भागना पड़ता है क्योंकि इसका फ्यूल खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन में हमारे पास रिफ्यूल करने के लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है जिसमें फ्यूल रहता है बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये ऑन एयर फ्यूल भरना ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है, जो कि हमारे इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट ने करके दिखा दी। अब हम आकाश में ही तेजस में डायरेक्ट फ्यूल भर सकते हैं, उसको बेस पे लौटने की जरूरत नहीं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे लिए तेजस के लिए हुआ है, और ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा ऑन एयर रिफ्यूलिंग करने वाली एयरक्राफ्ट बनाने वाले देश बहुत कम है, जिसमें अब हम भी शामिल हो चुके हैं। ठीक है सर, तो अभी हमारा ये मानना है कि सर 2022 तक हमको MK2 वर्जन जो तेजस का है अपनी एयरफोर्स में दिखाई देना चाहिए। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। अभी MK1 है जिसकी ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन अभी MK2 का वर्जन 2022 तक आ सकता है, ऐसी संभावना लग रही है।
अभी और एक टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है सर, जो कि अभी देखिए, एक होता है एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट, दूसरा होता है नेवी के लिए। नेवी के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट होता है? जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे रहे और वहां से फाइट करे। ओके। तो उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। ओके। अब उसमें एक स्पेसिफिकेशन आता है सर, एयरक्राफ्ट कैरियर अरेस्टेड लैंडिंग। मतलब जब कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है एयरक्राफ्ट से और जब वो वापस आता है, तो जो डेक साइज होता है ना, बहुत कम होता है सर। ओके। तो उसके बीच में उतना स्पीड कम करके उसको रुकना है। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर में एक अरेस्ट लैंडिंग करके केबल रहती है, बहुत बड़ी। ओके। वो वहां पे एयरक्राफ्ट को बांध के वो लोग उसका स्पीड कम कर देते, रोक देते, उसको अरेस्ट लैंडिंग बोलते हैं। ओके। तो ये लैंडिंग करने के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि हम लोग ने जनरेट कर लिया और उसके सक्सेसफुल ट्रायल्स 2019 में हम लोग ने तेजस के थ्रू करवा दी। सो ये बहुत बड़ी बात है, और वर्ल्ड में ऐसे 4 से 5 ही कंट्री है जो ये कर पाया है। इसके लिए आप देख रहे हैं किसी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होते ज्यादा, क्योंकि इसमें झमेला बहुत है। खाली एयरक्राफ्ट कैरियर रख के फायदा नहीं ना सर, आपके एयरक्राफ्ट फिर ऐसे एयरक्राफ्ट आपको फिर से बाहर से खरीदने पड़ेंगे जो अरेस्ट लैंडिंग कर सके। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हो जाती है सर। तो इसमें भी हम लोग ने कामयाबी ये कर लिया। मुझे लगता है ये जो तेजस का प्रोजेक्ट है ना सर, हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है आगे जाकर। और अगर हम हथियार बेचने के क्षेत्र में अगर इस मतलब एवियोनिक्स में बहुत आगे बढ़ गए ना, तो तेजस हमारे हैट का गोल्डन फेदर रहेगा सर। आप देख लीजिए, इसमें बहुत क्षमता है। ओके। बस कावेरी इंजन बनने का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक बार इंजन बन गया ना सर, तो मेन पार्ट हार्ट ही बस हमारा रहेगा, बाकी बॉडी पार्ट तैयार है। वो हार्ट बन गया ना, तो फिर एयरक्राफ्ट हमारा हाथों हाथ बिकने लगेगा सर, देख लीजिएगा। ओके। अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है सर 9th वेपन अपना धनुष आर्टिलरी। ओके। जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो हमारे पास सर क्या है, बोफोर्स करके एक ये है गन थी, आर्टिलरी गन, जो हमने कारगिल वॉर में भी यूज कर रही थी, यूएस से ली थी हमने। तो उसमें क्या था, उसकी रेंज है 30 किलोमीटर की। ओके। और वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी हुई गन है अभी से। तो जो ये धनुष है ना सर, ये धनुष बहुत ही एडवांस वर्जन है उसका। जी। ओके। और अभी इस पे इतना विश्वास दिखाया है अपनी आर्मी ने, इसकी 114 यूनिट्स की ऑर्डर दे दी गई है ऑलरेडी जी। और पिछले 8 सालों से धनुष की ट्रायल हो रही है राजस्थान के गर्मीले इलाकों में और बर्फीले इलाकों में, अपनी सियाचिन। जी। वेदर में कैसे रिएक्ट करता है। तो राजस्थान में 1-2 बार फेल हो गया था, तो इसमें फिर से बदलाव किए गए और फिर से एक बार इसको उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई गई और उस मकाम तक लाया गया कि ये गर्मी में भी अच्छे से काम कर सके। क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, कि कंटिन्यूस फायरिंग है ना, उसके बैरल को हिट कर देती है। जी। और हिट करने के बाद है ना, भारी टेम्परेचर पहले से हाई है और बैरल को हिट करने की वजह से और हिट हो गया, तो मेटल है ना बहुत कमजोर हो जाता है और पिघलने की भी चांसेस होती है वो मेटल गर्म होके। ओके। ऐसी आर्टिलरी गन लेके करेंगे क्या आप? तो इसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया। ओके। फुल्ली ऑटोमेटेड है सर, मतलब यहाँ पे कोई बैरल में गोला आपको भरना नहीं है सर, वो ऑटोमेटिक भर के खुद फायर कर देता है। ओके। आप बोफोर्स में देखेगा तो ऐसा नहीं है जी। सेमी ऑटोमेटिक है, गोला आपको मैन मेड मतलब आदमी लोग से भरवाना पड़ता है। ओके। सो ये चीज है डिफरेंस धनुष में। ओके। ओके। सो इसमें और एक है नाइट विजन। जी। मतलब ये तो डे एंड नाइट दोनों इसमें काम करने के लिए अच्छी है, काम करेगा। हाँ, दोनों सिचुएशन में काम कर सकती है। अभी इसका एक धनुष का प्राइस है 15 करोड़ का। ओके। ओके। ये बोफोर्स से और M777 हॉविट्जर गन जो अभी हम लोग ने मंगाई है, उससे ये बहुत किफायती है और इसके एक गोले की प्राइस है 1 लाख रुपए। ओके। हाँ, तो इतना इसका ये आता है। तो अभी अमेरिका से हम लोग ने M77 हॉविट्जर गन्स भी मंगाई है। आप कहेंगे कि अपने पास जब धनुष है तो हमने वो क्यों मंगाई है? तो धनुष के टक्कर की गन है वो भी, मतलब धनुष से थोड़ी एडवांस ही रह गया, अमेरिकन गन है वो भी। तो अपनी इंडियन आर्मी क्या करना चाहती है सर, वर्साटाइल रखना चाहती है अपनी आर्मी को, मतलब हर सेक्शन के कुछ ना कुछ अपने पास हथियार हो, जिसके अभी देखिए
धनुष के जो एडवांटेज है मे बी वो हॉविट्जर में नहीं रहेंगे, बोफोर्स के जो एडवांटेज है मे बी वो धनुष में नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये तीनों गन्स यूज करके एक अपना बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं हर इलाके में, हर सेक्शन में। तो इस तरीके से सोच के अपनी इंडियन आर्मी ने M777 भी एक्वायर करी है। ओके, धनुष के साथ। ओके, और एक गन है सर K9 वज्रा, जो हम साउथ कोरिया से लेते हैं, उसका भी एक अलग एडवांटेज है। इसके लिए वो भी गन है, मतलब टोटल 4 आर्टिलरी गन है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। ओके, तो ये सब कुल मिला के है सर। और इसकी रेंज जो है धनुष की, मैंने आपको कहा था कि जो इसकी बोफोर्स की रेंज है 30 किलोमीटर, इसकी है 40 किलोमीटर। तो ये गन इसमें एडवांटेजेस है, इसमें देखिए। तो ये है सब, मतलब किसी का किसी पे एडवांटेज है, किसी का डिसएडवांटेज है, वो दूसरी गन भर के निकाल रही है, तो सब ऐसे चल रहा है सर। इसके लिए हमारे पास चारों वर्जन है, चारों तरीके की गन्स है। ओके, अभी हम लोग सर बात करेंगे 10वें इसकी वेपन की, जी, जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। ओके, और वो है ब्रह्मोस। ओके, ओके, तो अभी मैं शुरुआत करूंगा इसकी सर MTCR से शुरुआत करूंगा। अब आप बोलेंगे MTCR क्या है, तो ये एक संगठन है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एंड रिजिम, जी, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो भी कंट्री मिसाइल्स बनाती है ना, कोई भी कंट्री अगर ये MTCR की मेंबर नहीं है तो वो 300 किलोमीटर के रेंज के ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकती। और अगर आपको उसके ऊपर की रेंज की मिसाइलें बनानी है तो आपको MTCR का मेंबर होना जरूरी है। और कोई भी MTCR मेंबर किसी भी नॉन MTCR मेंबर को मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। और यही अलाउड है MTCR मेंबर्स के बीच में। ओके, तो भारत अभी कुछ सालों पहले MTCR का मेंबर बना, हालांकि आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना इसका मेंबर नहीं है। और अब हमारे पास राइट है, अब हमारे पास राइट है कि हम चाइना को उसमें रोक सकते हैं आने के लिए। बिल्कुल, जैसे UN में हमको रोका हुआ है ना तो चाइना को हम लोग रोक सकते हैं अभी। इसके लिए चाइना बना तो लेगा मिसाइल लंबे लंबी दूरी के, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। चोरी से तो कर रहा है, बात अलग है सर, बट नॉर्मली किसी के सामने वो टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे सकता। आप मिसाइल भले ही बना लो, हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते किसी को। आपको उसके लिए MTCR का मेंबर होना जरूरी है। जी जी। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, मैं जिसके बारे में कह रहा था सर, ये रशिया और इंडिया का कॉमन जॉइंट वेंचर है। तो इस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्रा नदी हमारी और एक रशिया की कोई नदी है, मैं उसका नाम बहुत ही टंग ट्विस्टिंग है तो नहीं बोल पा रहा हूँ, तो वो दो नदियों के नाम से मिला के ब्रह्मोस ऐसा बनाया हुआ। ओके, सो इसमें 51% स्टेक, मतलब 51% पैसा इंडिया का लगा हुआ है, 49% रशिया का लगा हुआ है। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि जब भी किसी दूसरे देश को कोई मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल देना है, तो आप दोनों भी कंट्रीज उस चीज पे एग्री होना चाहिए, तभी आप मिसाइल बेच सकते हैं। सो जब वियतनाम को हम लोग ने ब्रह्मोस मिसाइल देने का चल रहा था, तो रशिया से हम लोग ने पूछा था जी, रशिया इस पे एग्री हुआ, तब हम लोग ने हामी भरी है, लेकिन अभी दिया नहीं दिया ये तो अंडर आयरन कर्टन है, अभी दिया नहीं। हाँ, वही, लेकिन कुछ अंदर से खबरें ये आ रही कि ऑलरेडी भारत ने दे दिया है, लेकिन बता नहीं रहा है और ये भी एक्सपोज नहीं कर रहा है। ऑन द पेपर नहीं हुआ, नहीं अभी वो ऑन द पेपर डील हुई, लेकिन अभी सौंपा नहीं गया वियतनाम को। हाँ, ओके, सो दिस इज द थिंग नाउ। सो अभी क्या है सर, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड रशिया की और इंडिया की DRDO जी, और HUL का भी थोड़ा पार्ट है इसमें। तो ये सब लोग ने मिलके बनाई हुई मिसाइल है ये। ओके, अभी ये एक ही मिसाइल है वर्ल्ड में ऐसी, मैंने कहा ना किसी के पास नहीं है, क्यों कहा बोलता हूं, जिसको आप एयर से भी दाग सकते हैं, जमीन से भी दाग सकते हैं और पानी से भी दाग सकते हैं जी। ओके, और जब हम MTCR के मेंबर नहीं थे उस टाइम में इस मिसाइल की रेंज थी 290 किलोमीटर की, और जब हम MTCR के मेंबर बने तो इसमें हम लोग ने बढ़ोतरी की, 450 किलोमीटर की मिसाइल बना दी, और अब हम एक तीसरे वर्जन पे आगे बढ़ रहे हैं 600 किलोमीटर के।
ओके, तो अभी वो अंडर प्रोग्रेस है। अभी इसकी स्पीड आप देखेंगे ना सर, 2.8 to 3 मैक, आवाज की गति से 3 गुना लगभग इसकी स्पीड है। ओके, मतलब इतनी स्पीड वाली मिसाइल आज तक दुनिया में बनी ही नहीं है। क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूं मैं। सो ये इसके लिए ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। इतने तेज आने वाली मिसाइल को आप पलक झपकने तक वो उड़ा देती है, आप मिसाइल को डिटेक्ट कब करोगे? इसके लिए इसका स्टेल्थीनेस इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है सर। और इसका जो सेकंड एडवांटेज है ना, जो किसी दुनिया की मिसाइल में नहीं है, वो है 90 डिग्री स्टीप डाइव। मतलब आप सोचिए, मैं आपको हाथ से दिखा दूंगा, ये मिसाइल अगर जा रही है और ये इधर नीचे कोई दुश्मन है, तो ये मिसाइल तो ऐसे गिरेगी ना जी, एक थोड़ा डिग्री एंगल झुक के गिरेगी। ये मिसाइल सीधे 90 डिग्री तो नहीं गिरेगी ना बराबर एक्यूरेसी से। तो ये मिसाइल वो कर सकती है। मतलब अगर आप किसी जैसे कारगिल में सिचुएशन थी, एक बहुत बड़े चट्टान पर्वत के ऊपर वो लोग बैठे हुए थे और हमारी हम लोग जो गोले दाग रहे थे उन तक पहुंच ही नहीं रहे थे, क्योंकि स्टीप डाइविंग कैपेसिटी नहीं थी उसमें। तो ये मिसाइल वो कर सकती है। आप किसी भी कोने में किसी भी खोपचे में छुप जाइए, ये मिसाइल ढूंढ के मारेगी। अच्छा, तो ये इसका एक बहुत क्रुशियल पॉइंट है और बहुत ही एडवांटेजेस थिंग है इसकी सर, स्टीप डाइविंग, 90 डिग्री स्टीप डाइव। तो जो बोलते हैं ना सर कि माउंटेनियस जो इलाके है वहां पे बहुत कारीगर है। तो आपने जहां सोचा होगा चाइना के बॉर्डर पे जो सियाचिन में वगैरह जो मिसाइल तैनात किए ना, चाइना क्यों घबरा रहा है इससे? क्योंकि आप माउंटेन का सहारा नहीं रहा तो घुस के मारेंगे चाइना डरा इसके लिए। और इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है सर इस मिसाइल की 1.3 मीटर। कितना होता है सर ये एरिया? इतनी इसकी मतलब इतना ही, इतने एरिया में इसकी एक्यूरेसी है सर। तो सोचिए मिसाइल कितनी घातक है। और आप इसको एयरक्राफ्ट से भी चला सकते हैं, अपने फ्रिगेट से चला सकते हैं, सबमरीन से चला सकते हैं, लैंड से चला सकते हैं, कहां कहां से नहीं चला सकते। पागल हो जाएगा चाइना तो, खाली मिसाइल गिनता रहेगा। सही में सर, बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। सो दिस इज वन ऑफ द मिसाइल। और मैं इंडिया का फ्यूचर मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत देख रहा हूँ सर, क्योंकि इंडिया की जो महारत है ना मिसाइल बनाने में, इसके पूरी दुनिया दीवानी है सर ब्रह्मोस की। आज तक मुझे लगता है कुछ, मेरे को खबर आई है ऐसी 22 कंट्रीज ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस में। ओके, तो अभी 22 कंट्रीज, सोचिए कितने करोड़ कितने लाख करोड़ का माल उठाएगी अपने से। अगर उसमें आप तैवान और इसको दे दिया वियतनाम को ये मिसाइल, तो चाइना तो जल के राख हो जाएगा जगह पे। तो ये बहुत बड़ा वेपन है जो बहुत कंट्रीज मांग रही है, और जो चाइना के खिलाफ ही ज्यादातर यूज होगा मुझे जहां तक लगता है सही में एक बहुत अच्छा वेपन मिला इंडिया को अभी। तो इसमें और भी रेंजेस को लेके, उसके स्टीप डाइव कैपेसिटी को लेके, उसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी को लेके और एडवांस बना रहे हैं, रेंज बढ़ा दी है ब्रह्मोस की। इसमें के लोग ने लाइट वर्जन भी बनाया हुआ है, जो एयरक्राफ्ट से हम लोग मारक क्षमता जिसकी मारते हैं ना एयरक्राफ्ट से, उसमें लाइट भी बनाया हुआ है, लाइट वर्जन जो इसकी तेजस के लिए, इसका वेट कम कर दिया इन्होंने, एक्सप्लोजिव उसमें कम कर दिया। क्यों? तेजस इतना हेवी वेट नहीं है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, तो उसमें वो वेट कम करके मिसाइलें लगाएंगे तो टोटल वेट कम हो जाएगा उसका। तो जितना वेट एयरक्राफ्ट का कम, उतनी उसके एरोबेटिक्स ज्यादा कर सकता है। ओके ओके, डॉग फाइट में एरोबेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कलाबाजी है जिसको हम हिंदी में कहते हैं। हाँ। वो जितनी सिंपली ले सकता है वो, उतना वो डॉग फाइट में उसको फायदा रहता है। जी जी। तो इसकी वजह से लाइट वर्जन बनाया उसका ब्रह्मोस का, तेजस के लिए खाली। ओके ओके, तो ये हो गई बात तेजस की सर। आप करते हैं 11वें वेपन की, और उसके बाद एक ही वेपन बचता है, ठीक है, तो वो है S-400 ट्रायम्फ। एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है सर। ओके, और इसमें क्या है सर, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स है जी। ओके, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स डिवाइड होती है उसकी रेंजेस के ऊपर। उसमें एक है वेरी लॉन्ग, मतलब 400 किलोमीटर मार करने वाली। okay. फिर आती है लॉन्ग, 250 किलोमीटर मार करने वाली। फिर मीडियम 120 किलोमीटर मार करने वाली, और फिर शॉर्ट 40 किलोमीटर मार करने वाली। मतलब ये आपका प्रोटेक्शन 4 लेयर्स में करती है जी।
अगर 400 किलोमीटर पे कोई मिसाइल है, अगर वहां पे डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाई इससे, तो उसके नीचे के लेवल पे 250 किलोमीटर की मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और वो उस दूरी पे उसको निस्तानाबूद कर देती है। अगर वहां पे नहीं हुई तो 120 वाली, वहां पे नहीं हुई तो एकदम एक्सट्रीम लोअर कंडीशन बोलेगा तो 40 किलोमीटर पे लास्ट मिसाइल चल के उसको फायर करके डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसके लिए इसके 4 टाइप्स के मिसाइल्स आते हैं वेसल्स में इसके। तो ये 2007 में रशियन मिलिट्री में इसका एक्विजिशन हुआ था, तब से लेके आज तक ये यूज हो रही है। और अभी इसकी S-500 करके अगला वर्जन जो इसका है, जिसकी रेंज ज्यादा है बोलते हैं ये लोग रशिया, तो ये लोग ने वो भी बना लिया, लेकिन अभी इनके मिलिट्री में वो इन्होंने एक्वायर नहीं किया, अभी ट्रायल वर्जन मतलब ट्रायल्स चल रही है उसकी। जी जी। तो आपने सुना होगा कि इसकी एक हम लोग ने डील की थी अभी पिछले कुछ दिनों पहले, कि हम लोग ने भी बहुत सारे ये लिए 5 कुछ S-400 के हम लोग ने यूनिट्स लिए हैं, जिसकी कॉस्ट आती है $5 बिलियन। ओके ओके, इसमें से 3 हम चाइना बॉर्डर पे लगाने वाले और 2 पाकिस्तान बॉर्डर पे जी। तो ये बहुत डरे हुए हैं इसके लिए लोग। तो जैसे हमारे से पहले ऑलरेडी चाइना ने भी उनसे सिस्टम S-400 की रशिया से मंगा ली थी, उनकी डिलीवरी भी हो चुकी है आई थिंक। अब हमारी डिलीवरी बाकी है। तो ये इसकी ये है, तो इसका स्पीड जो है सर मैक 14 है। ओके ओके, तो 17,000 किलोमीटर पर आवर। ओके, हालांकि ये क्रूज मिसाइल नहीं है, इसके लिए ब्रह्मोस से इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन उससे इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। ये डिफेंस सिस्टम है। ओके, और ये मोबाइल ट्रक पे आ जाती है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह इसको सिंपली मूव कर सकते हैं, इजीली मूवेबल है। हाँ, सो इसका रिस्पॉन्स टाइम सर 10 सेकंड से भी कम है। ओके, हाँ, विद इन 10 सेकंड इसका रिस्पॉन्स है, और 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी टू फायर हो जाता। समझ गए, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करके विद इन 5 मिनट्स आप रेडी कर सकते हैं, और 10 सेकंड्स के अंदर ये फायर हो जाती है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम 10 सेकंड्स का है। ओके, तो ये बहुत ही कारीगर है। अभी पहले क्या था, S-400 के जो पुराने वर्जन है, S-300 वगैरह जो है, इसमें एट ए टाइम 35 टारगेट्स आप लॉक कर सकते थे इस मिसाइल सिस्टम के थ्रू, एक यूनिट के थ्रू। अभी इसमें टारगेट्स बढ़ के हो गए 80 एट ए टाइम। 80 टारगेट्स, आप एयरक्राफ्ट हो, आपकी मिसाइल्स हो, आपके जो एवॉक जैसे एयरक्राफ्ट हो, या फिर आपके सर्विलांस एयरक्राफ्ट हो, या फाइटर जेट्स हो, आपके ड्रोन्स हो, कोई भी तरीके के मिसाइल्स हो, ये सबको मार गिरा सकता है। इतना कारीगर डिफेंस सिस्टम है सर। ओके, अब आप बोलेंगे कि इसकी तोड़ में दूसरे मिसाइल सिस्टम है कि नहीं दुनिया में, तो है। तो पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम जो है, या थर्ड जो मिसाइल सिस्टम है यूएसए का, वो भी बहुत अच्छा है, वो साउथ कोरिया में लगाया हुआ। जी जी। तो इंडिया को ये कह रहा था ये यूएस से बीच में, कि आप रशिया से जो है ये मिसाइल सिस्टम ना खरीदिए, हमारी थार खरीद लीजिए। ये किसके लिए कह रहा था? अभी देखिए जो तुर्की के साथ लफड़ा हो रहा है ना यूएसए का, इसी चीज को लेके चल रहा है कि अगर सपोज S-400 किसी भी कंट्री में आ जाता है, तो अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट बेचने में मुश्किल हो जाती है उस कंट्री में। जी। क्यों? उसकी रडार सिस्टम, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पूरा इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। ओके। तो इसकी टेक्नोलॉजी ना चुराई जाए, इसके लिए यूएसए बहुत विरोध करता है, जो कोई भी S-400 ले रहा है उसको। ओके। तो अभी तुर्की जो है पूरे एयरक्राफ्ट जो है यूएसए मेड यूज करता है। अब वो S-400 ले लेगा, तो उसके रडार में तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, रशिया को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका स्टेल्थीनेस, उसके कौन से क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए हुए हैं एयरक्राफ्ट में। जी जी। और वॉर में तो इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी बात होती है। सही बात। तो इंडिया अभी जो MMRC-2 जो कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया का, जो 114 एयरक्राफ्ट का था, जिसमें कि F-35 जो एयरक्राफ्ट था बहुत आगे में था अमेरिका का, कि वो ले सकता है इंडिया, उसका प्लांट लगा देंगे, अब प्रोडक्शन लाइन लगा देंगे इंडिया में, ये बोल रहे थे। लेकिन S-400 आने के बाद से अमेरिका थोड़ा जी, अभी फायदा कुछ नहीं है। अगर इंडिया, इसके लिए इंडिया को रोक रहा था कि ये खरीदो मत, ताकि वो अपना F-35 फिर भी बेच सके इंडिया को। जी जी। तो लेकिन अभी खरीद ही लिया कैसे भी इंडिया ने, कि उसको रशिया को भी खुश रखना है। तो इसके लिए अभी अमेरिका अभी अगली चाल क्या करता है वो देखने वाली बात है। तो ये रहा S-400 डिफेंस सिस्टम। ओके, तो अभी हम लोग आगे की इस पे जाएंगे, तो वो है सर राफेल। जी। ओके, सो राफेल जो है एक, हाँ, राफेल जो है फ्रांस का एयरक्राफ्ट है सर।
जी जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा अभी हाल फिलहाल में। जी जी ओके, तो ये जो राफेल है ये 28, हमने 36 नंबर्स मंगाए थे इसके, जी जी परचेस किए थे। तो जी जो डसॉल्ट करके कंपनी है वो रिलायंस जी के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके ये बना रहे एयरक्राफ्ट। तो जी 36 में से 28 जो है सिंगल इंजन है जी और 8 जो है वो ड्यूअल इंजन है एयरक्राफ्ट। जी ओके, अभी इसमें हमको ये लेने में हमको एडवांटेज क्या है बताता हूँ सर। जी ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, बहुत ही जी एडवांस एयरक्राफ्ट है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स लगे हुए हैं और जी मेन इसमें लगा हुआ है बियॉन्ड विजन एयर टू एयर मिसाइल। जी ओके, बियॉन्ड जी विजन मतलब आप जिस जिस दूरी तक देख नहीं सकते वो वहां तक टारगेट लगा के मिसाइल से टारगेट उड़ा सकते। आप ये सोच लीजिए भारत में ही रह के आप पाकिस्तान की किसी भी जगह का टारगेट कर सकते ओके हैं। जो आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप जी इंडिया में दिल्ली में बैठ के कर सकते हैं, जी आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स द एडवांटेज जी बियॉन्ड विजन। तो ये तो उसमें क्या है अपना अस्त्र और ब्रह्मोस ये दोनों मिसाइलें लगाने के लिए स्पेसिफिकेशंस में बदलाव करने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसको बोल दिया है। तो ओके उसमें अस्त्र के लिए उसने बदलाव करने की घोषणा कर दी है, लेकिन ब्रह्मोस का अभी तक कुछ पता नहीं चला आगे। ओके ओके, लेकिन वो इंडिया अपनी हर एयरक्राफ्ट खरीदते टाइम अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसमें बदलाव करता है, तो बात पक्की है। और इसके ब्रह्मोस के लिए तो कराएगा ही कराएगा, वो भी जी जी मेरे को लगता है कंफर्म। ओके, जी सो अभी इसमें क्या है सर, स्काल्प मिसाइल और जी ब्रह्मोस मिसाइल जैसी क्रूज मिसाइलें लग सकती है फिर अगर ये हो गया तो। ओके ये दो बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रूज मिसाइल है और बहुत ही जानी मानी मिसाइल है दोनों भी जी दुनिया में। जी जी तो ये दो मिसाइल इसमें बाद में लग सकती है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब सर्विलांस के लिए यूज कर सकते हैं, डॉग फाइट के लिए यूज कर सकते हैं आप, जी इसको मतलब वॉर टाइम में यूज कर सकते हैं, सब जगह जी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक जी है, जी तो जी इसकी स्पीड है 1.8 मैक, जी मतलब 1212 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। जी और ये बहुत बढ़िया एक्रोबैटिक्स है इसका। डॉग फाइट अगर आप कंसिडर करें तो बहुत ही बढ़िया एक्रोबैटिक्स करता है सर ये एयरक्राफ्ट। ओके 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 ओके, सो ये टोटल कुल मिला के हमने अभी 12 मतलब वेपन्स की जानकारी ली सर। जी जी अब इसमें कुछ वेपन जो रह गए मैं बस इसका नाम बताऊंगा, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे आप। जी लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये भी हथियार हमारे इंडियन मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने में हाथ रखते हैं। तो इसमें है आकाश मिसाइल जो डिफेंस के लिए काम आती है, ओके ये लैंड टू एयर लॉन्चिंग सिस्टम है। जी ओके, जी तो दूसरी आती है अग्नि जो न्यूक्लियर वेपन के तौर पे यूज कर सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मिसाइल है जी जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करके लेके जा सकती है। जी तो तीसरा है अपाचे और जी चिनूक ओके हेलीकॉप्टर्स। ओके ओके, और तीसरा आता है एलसीएच। ये अपाचे और चिनूक जो है ये फॉरेन हेलीकॉप्टर्स है सर, अमेरिका वगैरह ने बनाए हुए। जी जिसमें से आपको अपाचे तो मालूम होगा सर, जिसने लादेन को मारने के टाइम में यही हेलीकॉप्टर यूज किया गया था, ओके अपाचे और चिनूक। ओके, सो एलसीएच जो है ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर है सर अपना, और इसका लोहा दुनिया ने माना हुआ है। ये मतलब सियाचिन की हाइट पे भी उड़ सकता है। ओके हाँ, तो इसके लिए इसकी मांग बहुत है ओके क्योंकि इतनी हाइट पे उड़ने वाला इकलौता हेलीकॉप्टर है ओके और लाइट वेट है। तो बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है जो इंडियन मेड है पूरी की पूरी तरीके से। ओके ओके, अभी और एक चीज में हम लोग ने एक महारत हासिल कर रही है बुलेट प्रूफ जैकेट्स में। ओके अभी मैंने हाल फिलहाल में खबर सुनी कुछ 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स के ऑर्डर मिली है इंडिया को। इंडिया ने एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब बना लिया है जो दुनिया में सबसे स्ट्रांग है और सब मानक चिन्ह जो रहते हैं क्वालिटी के उसमें सब ज्यादातर मानक चिन्हों पे वो खरा उतरा है। और ये कंपेयर टू अदर देशों के जैकेट से बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई उस पे। और मतलब इसकी वजह से हम लोग ये जैकेट एक्सपोर्ट करने में बहुत हद तक कामयाब रहे। ये एक बहुत अच्छा माइलस्टोन हम लोग ने पार कर लिया। और लास्ट में मैं बोलूंगा न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में जी जो कि पिछले साल ही हम लोग इस ट्रायड में शामिल हुए हैं। इसमें बहुत कम देश है जो न्यूक्लियर ट्रायड में है, जो कि ये इसमें क्या है सर, न्यूक्लियर मिसाइल आप लैंड से, पानी से, एयर से
तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा भारत देश बन गया अभी। ओके। ये जो ट्रायड, क्योंकि 3 चीजें है इसमें, लैंड, वाटर एंड एयर, इसके लिए इसको ट्रायड कहा जाता है। न्यूक्लियर इसके लिए क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड है, तो न्यूक्लियर ट्रायड। सो ये इसमें महारत हासिल करने वाला भारत अभी उस खेमे में आ चुका है, और उसमें बहुत ही कम कंट्रीज है जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये उस टाइम में काम आता है सर, जब आपका एक सिस्टम फेल हो जाता है या 2 सिस्टम फेल हो जाते हैं। सपोज इन केस पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया और आपके जो लैंड बेस्ड जो न्यूक्लियर अटैक करने के जो पूरे ठिकाने थे उन्होंने उड़ा दिए। आपको अभी ब्लैकमेल कर सकता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देगा, आपके तो पूरे जल गए। अब आप कहां से धमकाएंगे उसको कि मैं भी वापस हमला कर सकता है। तो इस सिनारियो में आपके पास और 2 ऑप्शन है, मैं एयरक्राफ्ट से भी, एयर से भी मार सकता हूँ और वाटर से भी, अंडर वाटर सबमरीन से भी मार सकता हूँ। ओके। तो अभी सपोज आपका एयरक्राफ्ट के लिए मतलब आपके जितने एयर स्टेशन थे वो भी उड़ा दिए, फिर भी आपके पास वाटर का ऑप्शन तो बचता ही है ना। तो मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है। तो आपको कोई इस चीज के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता, या फिर ये नहीं कर सकता कि मैं न्यूक्लियर मार सकूंगा लेकिन तुम नहीं कर सकते। तो 3 यहाँ पे हम लोग को एडवांटेज हो गया है। तो इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, जो जो कोई हथियार है, और सबकी इंफॉर्मेशन जितनी हो सके मैंने अपने स्टडी से, अपने हिसाब से दे दी है। तो कुल मिला के यही सब था। नहीं उदय जी, वाकई में बड़ा अच्छा लगा मेरे को तो काफी सारी चीजों के बारे में। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, आप कुवैत में बैठकर इतना अच्छे से आप ऐसा बता रहे थे जैसे आपको इतना प्राउड फील हो रहा था बताने में। तो मैं आपके वो चेहरे की जो शाइनिंग आ रही थी, एक प्राउड फीलिंग आ रही थी कि भाई देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। और बड़ा शानदार आपने बताया सब वेपन्स के बारे में। तो मैं तो चाहूंगा कि भविष्य में भी आप ऐसे ही कुछ ना कुछ हमें जानकारी देते रहें। जो जानकारी आपकी वेपन को लेकर और आपकी जो आईआर को लेकर है, वो जानकारी देते रहें, आप बार बार समय देते रहिए। आपका बहुत समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, जय हिंद।